नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। जो एक बड़ा अलर्ट आया है मौसम विभाग से निकलकर कि भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जारी किया गया है। राज्य के देहरादून, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश होगी, यह अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। 18 और 19 जून को इन जिलों में भारी बारिश हो सकती है। बारिश के साथ ही तेज हवाएं भी चलेंगी। साथ ही नैनीताल और पिथौरागढ़ जिले में आज और कल भी तेज हवाएं चल सकती हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि कई जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई हैं। इन जिलों के नाम हम फ्लैश कर रहे हैं कि इन जिलों में बारिश होगी। देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, इन जिलों में तेज हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग का अनुमान है बारिश के साथ सभी जिलों में तेज हवाएं चलेंगी और 18-19 तारीख के बीच का यह अनुमान है जब तेज बारिश होगी। और तेज बारिश के साथ साथ ही तमाम सावधानियां, तमाम इंतजाम भी प्रशासन को करने पड़ते हैं, क्योंकि देहरादून, नैनीताल, टिहरी में अगर भारी बारिश होती है तो वहां पर किशोर रावत ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। किशोर, मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान जाहिर किया है। क्या तैयारियां इसके बाद मुझे लगता है जिला प्रशासन को करनी होंगी? देखिए, अभी फिलहाल मानसून की जो जानकारी है वो 21 या 22 जून को मानसून एंटर करेगा उत्तराखंड में। लेकिन उससे पहले जो प्री मानसून की अगर बारिश की रहे तो फिलहाल अभी 6 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली, इवन की नैनीताल को भी जारी किया है कि यहाँ पे भारी से भारी बारिश हो सकती है। तो इसलिए फिलहाल अभी 18 और 19 जून का 2 दिन का अलर्ट जारी किया और खासकर नैनीताल और पिथौरागढ़ में आज भी बारिश का अलर्ट है। तो जाहिर सी बात है कि अगर तैयारियों की बात करें तो उत्तराखंड में लगातार ये फिलहाल जून के महीने में प्री मानसून का दस्तक आ जाती है। तो तैयारियां पूरी है, लेकिन अब नेचुरल है तो जाहिर सी बात है कि इससे फिलहाल बारिश से फिलहाल बचा ही जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे सहयोगी किशोर रावत बता रहे थे कि प्री मानसून की बारिश होगी, इसको लेकर तैयारियां प्रशासन ने अपने स्तर पर पूरी कर ली। हल्द्वानी से बड़ी खबर आ रही है। यहां कोरोना मरीज की मौत हो गई है। सुशीला तिवारी अस्पताल में कोरोना मरीज की मौत हुई है। अल्मोड़ा से आई 56 साल की महिला मरीज की मौत हुई है। 12 जून से अस्पताल में महिला भर्ती थी। निमोनिया के कारण ये महिला बीमार बताई जा रही थी। कोरोना से राज्य में अब तक जो आंकड़ा है मरने वालों का वो 25 तक पहुंच गया है। तो 12 जून से हॉस्पिटलाइज थी महिला। शैलेंद्र नेगी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? 25 हो गई मृतकों की संख्या? देखिए, बिल्कुल आशीष, ये 25वीं मौत है जो सुशीला तिवारी अस्पताल में कल देर रात हुई है मौत। तो इस तरीके से मरीजों का आंकड़ा तो लगातार बढ़ रहा है और जो कोरोना पीड़ित है मरीज, उनका भी आंकड़ा बढ़ रहा है और मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। और सुशीला तिवारी अस्पताल में इसके अलावा 2 और मरीज हैं जिनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। हालांकि कुल मिलाकर 9 मरीज भर्ती हैं अस्पताल में इस समय, लेकिन उसमें से 2 मरीजों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है। और इस तरीके से सुशीला तिवारी अस्पताल में जो कल मौत हुई है, ये कोरोना से होने वाली अस्पताल में तीसरी मौत है। और इससे पहले क्योंकि राज्य के अस्पतालों में जिस तरीके का इलाज चल रहा है, क्योंकि इलाज तो कुछ है नहीं कोरोना का, तो इसलिए जो गंभीर मरीज हैं उन पर बेहद संकट है। और विशेषकर जो कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं, वही मरीज जो हैं इस कोरोना के शिकार बन रहे हैं। और अभी तक जितनी मौतें हुई हैं उसमें भी ज्यादातर मौतें या तो उम्र दराज लोगों की हुई हैं या फिर ऐसे लोगों की हुई हैं जो कई तरह की बीमारियों से ग्रसित थे। और कल जो महिला की मौत हुई है वो भी निमोनिया की शिकार थी, पेट संबंधी उसको कई सारी दिक्कतें थी। और इससे पहले भी जो 2 मौतें सुशीला तिवारी अस्पताल में हुई हैं या राज्य में अन्य जो मौतें 22 मौतें हुई हैं, उसमें सब में कोई ना कोई बीमारियां जो हैं अन्य बीमारियों से ग्रसित लोग थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। तो 12 तारीख को 56 वर्षीय ये महिला एडमिट होती है और आज 16 तारीख है और आज उसकी मौत हो जाती है। जो आंकड़ा है प्रदेश में मौतों का कोरोना से वो 25 पहुंच गया है। उधर राज्य में ट्रूनेट मशीन से हो रही कोरोना की जांच बड़े सवालों के घेरे में आ गई है। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जिसके सैंपल की जांच ट्रूनेट मशीन से करने पर पॉजिटिव आई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के लैब से आई रिपोर्ट में उस शख्स को नेगेटिव करार कर दिया गया है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ट्रूनेट मशीन की विश्वसनीयता पर खड़ा होने लगा है। स्वास्थ्य महकमा दावा कर रहा है कि ट्रूनेट मशीन के जरिए नेगेटिव सैंपल की पहचान की जा सकेगी, लेकिन
सवाल है कि जब ट्रूनेट से जांच कराया गया तो सैंपल पॉजिटिव का नेगेटिव हो सकता है, तो इस पर क्या गारंटी है कि आखिर जिस स्वास्थ्य महकमा नेगेटिव जिसे कह रहा है वो पॉजिटिव नहीं होगा। तो कोरोना को लेकर उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब घर घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जाएगी। अगले 10 से 12 दिनों के अंदर स्क्रीनिंग कराने के निर्देश सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जारी कर दिए हैं। इसके लिए सीएम ने सभी जिलों के डीएम को निर्देशित किया है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मदद से यह स्क्रीनिंग की जाएगी। लगभग 10,000 के करीब आशाएं हैं और 18,000 के आसपास हमारे पास आंगनबाड़ी जो 2 हैं वो हमारे पास है। कुल मिलाकर आंगनबाड़ी का हमारे पास लगभग 36,000 से अधिक का स्टाफ है। उसके अलावा हमारे पास तमाम सरकारी कर्मचारी हैं और हमने जिलाधिकारियों से ये कहा कि आप इस ढंग से योजना बनाइए कि हम 10-12 दिनों में हर एक नागरिक का हम लोग स्क्रीनिंग कर लें, ताकि हमको कोई भी जो संभावना हो सकती है उस संभावना से हम समय पर बच सकें, उसका निदान ढूंढ सकें। अब बात एक अहम खबर की करते हैं। तो उत्तराखंड में 3 महीने में कोरोना के मामले जो है वो 1800 के पार पहुंच गए हैं। उत्तराखंड में पहला कोरोना केस 15 मार्च को सामने आया था। राज्य में जहां 22 मई को 153 केस थे, वो 15 जून आते जाते 1800 के पार पहुंच गए हैं। सोशल एक्टिविस्ट अनूप नौटियाल का कहना है कि सरकार के सामने 3 चुनौती है कि कम्युनिटी ट्रांसफर ना हो, इन्फेक्शन रेट 5% से कम रहे और कोरोना से मौत ना हो। वहीं सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि सरकार की जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं। उत्तराखंड में कोरोना को 3 महीने पूरे। 15 मार्च को पहला केस विदेश से, उसके बाद मरकज वाले केस, उसके बाद मिश्रित केस, उसके बाद हमारे प्रवासी भाइयों और बहनों के केस, उसके बाद में हाल ही में हमारे बीच में से निकलते हुए केस। डेटा की बड़ी तस्वीर, लगभग 40,000 टेस्ट, 1800 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस, 1100 केसेस। प्रदेश के सामने 3 बड़ी चुनौतियाँ। सबसे पहले कि समुदाय में कोरोना के केसेस ना फैलें। दूसरी बड़ी चुनौती कि किस तरीके से इन्फेक्शन रेट को प्रदेश 5% से नीचे रखे, और तीसरा कि डेथ रेट को कंटेन और कंट्रोल करे। ये सही है कि राज्य में वर्तमान में कोरोना के कुछ मामले लगातार बढ़े हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो राज्य की परिस्थिति है उसमें हमने जो हमारे राज्य की तैयारियां हैं, संसाधन हैं, हमारे पास क्वारंटाइन सेंटर हैं, हमारे पास आइसोलेशन के बेड हैं, हमारे पास जो मेडिकल इक्विपमेंट हैं, वो सारे पर्याप्त। तो पहाड़ दूर से जितने खूबसूरत दिखते हैं, नजदीक जाएं तो उतने ही सुकून भी देते हैं। गर्मी में सर्दी का एहसास देने वाले हिल स्टेशन अब भी कोरोना की चपेट में हैं। इस सीजन में सैलानियों से रंगीन रहने वाली नैनीताल की माल रोड सूनी नजर आ रही है। जून के महीने में कभी सैलानियों की रौनक से भरी इस माल रोड में इस बार सन्नाटा है। तो नैनीताल में पल पल बदल रहे इस दिलकश नजारे से भी सैलानियों की पहुंच दूर है। गर्मी में भी सर्दी का एहसास दे रही नैनीताल की वादियों में कोरोना संक्रमण के चलते माल रोड पर ऐसी ही वीरानी छाई है। बैंड स्टैंड हो, तिब्बती मार्केट या फिर हिमालय दर्शन समेत अन्य पर्यटन स्थल, सभी का हाल कुछ ऐसा ही है। 3 महीने के लॉकडाउन में अब भी राज्य से बाहरी पर्यटकों का इंतजार है, पर जो आसपास के लोग आ भी रहे हैं वो भी गुजरे दौर के दिनों की ही याद कर रहे हैं। 3 महीने से घर के अंदर रहने के आदी हो चुके थे, लेकिन अभी मौसम और नैनीताल को देख के तो किसका मन खुश नहीं होता। पहाड़ों में आके तो वैसे ही हर पहाड़ी को अच्छा लगता है, वैसे ही मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बस उम्मीद है कि सब ठीक हो जाए बहुत जल्दी, सब जल्दी कोरोना से मुक्त हों। सीजन जो था नैनीताल का वो भीड़ को लेके ही था, भीड़ दी तो सुनसान लग रही है, जाड़ों की फील आ रही है। बहुत पुरानी जो सीन नैनीताल के हुआ करते थे ना मूवीज में, वो फील हो रहा है कि लॉकडाउन चला, लेकिन हम तो उसके अभ्यस्त हो चुके हैं। अब बाहर निकलने में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है तो लेकिन चलो अच्छा लग रहा है आज 3 महीने बाद बाहर निकल के। पहाड़ों में अप्रैल से जून तक पर्यटन सीजन होता है। जून महीने में हिल स्टेशन न सिर्फ सैलानियों से गुलजार रहते हैं, बल्कि जून में तो यहाँ मेले जैसा माहौल भी देखने को मिलता है। नैनीताल की माल रोड पर पर्यटकों की चहलकदमी से न सिर्फ शहर की रौनक खूबसूरत होती रही है, बल्कि होटल, रेस्टोरेंट और बोट टैक्सी के कारोबार को भी काम मिल रहा था। हालांकि इस बार इन सब पर मार पड़ी है। सर, इस जून में तो पहली बार ऐसा माहौल देखा है। बिजनेस करते हुए काफ़ी टाइम हो गया हमें भी, लेकिन जून में फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है जो इस तरह का माहौल बना हुआ है। और आगे आप कह रहे हैं टूरिस्ट आने वाले, हमें नहीं लगता कि टूरिस्ट आएंगे,
क्योंकि इस तरह की सिचुएशन है कि जब टूरिस्ट आना शुरू होंगे तो उसके लिए बहुत लंबा टाइम लगेगा। अभी कोई उम्मीद नहीं है कि टूरिस्ट आएंगे। गर्मियों की छुट्टियां लोग अक्सर हिल स्टेशन पर ही मनाना पसंद करते हैं, लेकिन इस बार छुट्टियां तो हैं, लेकिन नैनीताल जैसे हिल स्टेशन लोगों की पहुंच से दूर ही हैं। जून में शायद ही किसी ने इस तरह की तस्वीरें वीरान नैनीताल को देखा हो, लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो भी अब मायूस हो रहे हैं। हालांकि उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक हो ताकि पर्यटन एक बार फिर रफ्तार पकड़ सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। तो प्रधानमंत्री मोदी आज 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात करने जा रहे हैं और इन 21 राज्यों में उत्तराखंड भी शामिल है। राज्य के अधिकारियों के साथ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद रहेंगे। कोरोना को लेकर पीएम मोदी समीक्षा करेंगे। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत टूरिज्म गतिविधियां खोलने की मांग भी आज रख सकते हैं। तो कोरोना का बड़ा असर वेडिंग पॉइंट के बिजनेस पर भी पड़ा है। 22 मार्च से लेकर अब तक देहरादून के करीब 120 वेडिंग पॉइंट में 70 से 80 करोड़ का भारी नुकसान हुआ है। देहरादून जिला प्रशासन ने वेडिंग पॉइंट्स यानी कि शादी समारोह वाले जगह में 50 लोगों के साथ ही शादी की परमिशन दी है, लेकिन वेडिंग पॉइंट मालिक 50 लोगों की परमिशन से नाराज हैं। मालिकों का कहना है कि कोई भी परिवार 50 लोगों के लिए 1-1.5 लाख का वेडिंग पॉइंट बुक नहीं करेगा, जिसमें खर्च निकालना मुश्किल है। हम 50 आदमियों में से अपना खर्चा निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि लेबर का खर्चा इतना है और उसको सजाने संवारने में ही इतना खर्चा हो जाएगा जो कि पार्टी को देना मुश्किल पड़ेगा। हाँ, ये भी एक कंफ्यूजन है, क्योंकि अभी जो गाइडलाइंस इनकी 50 की आई है उसको लेके अभी कंफ्यूजन है। लोग आगे की बुकिंग्स वगैरह नहीं कर पा रहे हैं उसको लेके। वहीं कांग्रेस ने मांग की है कि वेडिंग पॉइंट बिजनेस से तमाम लोगों के काम जुड़े हैं, इसलिए सरकार को 150 लोगों तक की अनुमति शादी के लिए देनी चाहिए। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि वो इस मामले में सरकार से बात करेंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको खोलना चाहिए, सोशल डिस्टेंस बनाकर इनको खोलना चाहिए। बड़े बड़े वेडिंग पॉइंट है, अगर 100-150 चेयर लग जाएंगी तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। जो वेडिंग पॉइंट ऑनर्स हैं, जाहिर तौर पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट होता है और काफ़ी पैराफेरनेलिया उसका खर्चे होते हैं, तो उसको व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से इस पे उनके एसोसिएशन की जो डिमांड होगी उस पर सरकार विचार भी करेगी। कोरोना को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है कि महामारी कब खत्म होगी और इसी डर से अक्टूबर-नवंबर की बुकिंग भी अभी तक नहीं आ रही, जबकि मार्च-अप्रैल में लॉकडाउन की बुकिंग के दौरान ही एडवांस पेमेंट वापस करनी पड़ी थी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में प्रवासियों के लौटने के बाद कई गांवों में फिर से युवा खेती का काम करने लगे हैं। कृषि विभाग ने पिछले वर्ष ही 10,700 किसानों के फसल बीमा कराए थे, जिनमें से फसल खराब होने पर 6,700 किसानों को 45 लाख का मुआवजा मिला। प्रभारी डीएम ने कहा कि अब न्याय पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर किसानों की फसल का बीमा कराया जा रहा है, जिससे किसानों को फसल नुकसान होने पर मुआवजा मिल जाएगा। किसानों की फसल हानि के संबंध में प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना संचालित की जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गत वर्ष हमने करीब जिले में 10,700 किसानों का बीमे में रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसकी कुल प्रीमियम की धनराशि किसानों के द्वारा करीब 9 लाख के आसपास भरी गई थी। लॉकडाउन के बाद जॉलीग्रांट एयरपोर्ट ने धीरे धीरे अपनी सेवाओं को खोलना शुरू कर दिया है। लखनऊ से देहरादून और देहरादून से लखनऊ जाने वाले यात्रियों के लिए आज से हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। एयरपोर्ट के डायरेक्टर डीके गौतम ने बताया कि लखनऊ से शाम 4 बजे इंडिगो की फ्लाइट जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेगी, जो शाम 4:40 पर वापस लखनऊ के लिए उड़ान भरेगी। केंद्र की गाइडलाइंस का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसके लिए हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबकी मीटिंग्स की हुई हैं। उन सब से हमने वार्तालाप करके डिसाइड कर लिया है कि हमें क्या क्या एक्शन लेना है। जैसे कि पहले हमारे एयरपोर्ट पे बिल्डिंग बहुत छोटी है और पैसेंजर बहुत ज़्यादा होते थे, अब हम उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी को एक सुरक्षित यात्रा यहाँ से दे पाएंगे विद जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। तो उत्तराखंड में फायर सीजन खत्म हो गया है और बड़ी बात यह है कि पिछले 2 दशकों में इस बार जंगलों में आग की घटनाएं सबसे कम हुई है, लेकिन साथ ही सियासी गलियारों में जंगल की आग ने खूब उथल पुथल मचाकर रखी। 15 फरवरी से शुरू हुआ फायर सीजन 15 जून को खत्म हो गया। 4 महीने तक चलने वाले फायर सीजन में जंगलों में इस बार पिछले 2 दशक में सबसे कम घटनाएं हुई। इस बार सबसे कम कुल 126 घटनाएं हुई, जिनमें 155 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुआ।
जबकि अगर बीते 5 सालों का रिकॉर्ड देखें तो साल 2015 में आग लगने की 412 घटनाओं में 701 हेक्टेयर जंगल खाक हो गया। साल 2016 में 2074 घटनाओं में 4433 हेक्टेयर जंगल, तो 2017 में आग की 805 घटनाओं में 1244 हेक्टेयर जंगल जल गया। 2018 में 2150 घटनाओं में रिकॉर्ड 4480 हेक्टेयर जंगल जला, तो 2019 में आग की 1641 घटनाओं में 2981 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जंगल आग की चपेट में आ गए थे। और इस साल काफ़ी कम हुआ है और उत्तराखंड के इतिहास में ये सबसे कम हुआ है अभी तक, और 107 के आसपास मान लो इतना तक का जो है अब तक हुआ है। और अभी मानसून जो है पहुंचने का जो है 20-22 के आसपास उम्मीद किया जा रहा है उत्तराखंड में। अब इसके ठीक उलट जंगलों की आग ने इस बार सियासी गलियारों में भी खूब उथल-पुथल मचाई। उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग की फेक न्यूज देश भर में ऐसी वायरल हुई कि खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को मोर्चा संभालना पड़ा। सीएम के रिएक्शन के बाद कांग्रेस नेता जतिन प्रसाद ने अपना ट्वीट तक हटाना पड़ा, तो एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि निशंक को भी सफाई पेश करनी पड़ी। फायर सीजन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन साइबर थाने में मामला अभी भी चल रहा है। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18, देहरादून। अल्मोड़ा की कोसी नदी एरिया में 2018 में एक ही दिन में 1.5 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए थे, लेकिन इस बार कोसी नदी की सहायक नदी कुजगुड़ को रिचार्ज करने की योजना बनाई जा रही है। इस नदी के 9 रिचार्ज जोनों पर तैयारियों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। इस बार हरेला पर्व के दिन पूरे क्षेत्र में व्यापक वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। नदी के आसपास के जुड़े 40 गांव भी इस योजना में शामिल रहेंगे। हम एक कोसी नदी की नई सहायक नदी है कुजगढ़ नदी, उसको हम इस बार चयनित कर रहे हैं। और जो बाकी कोसी नदी का जैसे विगत वर्षों में कार्य हुआ था जैविक और यांत्रिक उपचार का, वो तो चलता रहेगा। उसके अलावा इस नदी में को जो कुजगढ़ नदी हमने ली है, इसमें 9 रिचार्ज जोन बनाए गए हैं। इनके लिए नोडल अधिकारी भी नामित किए जा रहे हैं और इसका सप्लीमेंट्री प्लान भी 40-42 ग्राम पंचायतों का हम लोगों ने बना लिया है, जिसको पारित करके हम 16-17 जुलाई को व्यापक पैमाने पर इसको मनाएंगे। तो देश दुनिया को दर्जनों नामचीन पर्वतारोही देने वाले उत्तरकाशी स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम ने कोरोना काल में अपने बेसिक और एडवांस कोर्स को ऑनलाइन शुरू कर दिया है। सिर्फ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही ऑफलाइन होगी। इसके लिए ट्रेनिंग लेने वालों को अतिरिक्त फीस नहीं देनी होगी। ऑनलाइन पाठ्यक्रम आगामी 1 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। इसके लिए निम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोरोना महामारी का असर निम के पाठ्यक्रमों पर भी पड़ा है। इसके चलते मार्च से जून तक चलने वाले बेसिक और एडवांस कोर्स नहीं हो सके। बेसिक और एडवांस कोर्स 28-28 दिन के होते हैं। इसमें 20 दिनों की ट्रेनिंग प्रैक्टिकल भी होता है और बाकी 8 दिन किताबी ज्ञान दिया जाता है। जैसा मुकेश आप जानते हैं कि हम काफ़ी समय से बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 अपने कोर्स नहीं चला पाए इंस्टीट्यूट के अंदर। और जो इसका सबसे बड़ा मतलब हमें भी दुख है कि जो पिछले जो स्टूडेंट और जो ट्रेनी ने अप्लाई किया था 2 साल पहले, इस कोरोना और कोविड की वजह से उनके कोर्स पोस्टपोन और कैंसिल हो गए हैं। अगली बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। यहां पलायन आयोग की आज सालाना मीटिंग है। सुबह 11 बजे से सीएम आवास में यह मीटिंग होने वाली है। आयोग टिहरी जिले के सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेगा। रिपोर्ट में होगा जिले का सामाजिक आर्थिक एनालिसिस। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दी, यानी अब से कुछ ही देर के बाद सुबह 11 बजे सीएम आवास में यह मीटिंग होगी। टिहरी जिले की सर्वेक्षण रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। रिपोर्ट में जिले का सामाजिक और आर्थिक विश्लेषण होगा। आज केदारनाथ आपदा की बरसी है। केदारनाथ आपदा 2013 को गुजरे 7 साल पूरे हो चुके हैं। आपदा में जहां कई लोगों को काल के गाल में वो समा गए, वहीं कई लोग 7 साल बाद यानी आज भी इस आपदा के बाद के परिणाम भुगत रहे हैं, झेल रहे हैं। सोलह जून 2013 को केदारनाथ की वो महाजल प्रलय में हजारों लोग काल के गाल में समा गए थे। कई घर, दुकानें पत्तों की तरह बह गई। रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी के पास सीमी भैंसारी ग्राम पंचायत को केदारनाथ आपदा ने ऐसे जख्म दिए जो कि आज भी नासूर बने हुए हैं।
यहाँ के टूटे हुए रास्ते, घरों में पड़ी दरारें, धसी हुई सड़कें आज भी विनाश लीला की गवाही दे रहे हैं और उस खौफनाक मंजर के गवाह आज भी अपने टूटे हुए घरों में रह रहे हैं। हम तो जिंदगी भर डरी के साए में, ऊपर से तो लगातार टूट ही रहा है, लेकिन ये 7 साल से तो यहाँ बड़ी मुश्किल से जी रहे हैं। ये हो गया बहुत टाइम से, मतलब जब से आपदा आई थी, उखीमठ वाली आई थी, उसके बाद केदारनाथ वाले आए, तो उस टाइम से सारे मकानों में दरारें पड़ी हुई हैं और वैसे ही ऊपर से भी वैसे पत्थर गिरने का डर भी है। ऐसे ही मतलब डर के साए में ही जी रहे हैं। सीमी गांव के नीचे मंदाकिनी नदी में एक पावर प्रोजेक्ट बना। आपदा के दौरान यहां पानी के तेज बहाव की वजह से पहाड़ का धंसना शुरू हो गया, जिससे गांव के 70 परिवारों के घरों में दरारें पड़ गई। जमीन धंसती देख गांव से गुजरने वाले रुद्रप्रयाग गौरीकुंड NH को भी शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन पीड़ितों के विस्थापन की फाइलें आज भी धूल फांक रही हैं। आपदा के 7 साल बाद भी ये ग्रामीण डर के साए में ही जी रहे हैं। सेमी गांव जो 2013 की आपदा में इसको दोहरी मार पड़ी है और इसका हर घर टेढ़ा हो गया, या तो टूट गया या ढह गया। लेकिन सबसे अफसोस की बात है कि इस गांव के किसी भी आदमी को यहाँ से विस्थापित नहीं किया गया और अगर जो नियम कायदों का जो इनको नियम कायदे बताए गए वो इतने पेचीदे हैं कि कोई भी आदमी इसका लाभ लेकर के फिर से यहाँ से उजड़ने के बाद कोई भी आदमी कहीं पर भी बस नहीं पाया है। एक आपदा तो ये झेल चुके हैं, बीते 7 सालों से अब विस्थापन का इंतजार कर रहे हैं। इनका ये इंतजार कभी खत्म होगा भी या फिर नहीं, ये तो कहा नहीं जा सकता। रुद्रप्रयाग से शैलेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पिथौरागढ़ का लाइफलाइन कहा जाने वाला नेशनल हाईवे आज से रात को पूरी तरह से बंद रहेगा। ऑल वेदर सड़क कटिंग के कारण पिथौरागढ़ से घाट तक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। प्रशासन ने रात 8 से सुबह 5 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। असल में इन दिनों इस हाईवे से गुरना के पास पहाड़ियों को काटने का काम चल रहा है, जिस कारण खतरा बना रहता है। फिलहाल रात में सभी वाहन सेरा घाट के रास्ते जा सकेंगे। दिनों के लिए हम लोगों ने रात्रि में कार्य करने की अनुमति जो संबंधित संस्था को दिया है, उस अवधि में जो है कोई भी यातायात व्यवस्था उस पर संचालित नहीं होगी, ताकि दुर्घटना से भी बचा जा सके और कार्य के दौरान कोई घटना भी ना हो, उसका भी ध्यान रखा जाएगा। इसी के साथ अपना उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।